हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं चैप्टर ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, देखो इफ़ आपको लगता है कि स्पीड थोड़ी कम है तो इसको 2x पे या 1.5x पे करके देख सकते हैं। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि मानो दो ऑब्जेक्ट्स हैं A और B, तो इन दोनों के बीच में लगने वाली फोर्स जो है उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रहे हैं। ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है ये बॉडी। ये बी ऑब्जेक्ट अगर ए पर फोर्स लगाएगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा, ए इस पर लगाएगा तो इसको अपनी तरफ खींचेगा। ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। तो इसी से देखो एक पॉइंट हमारा, हम यहाँ पे पॉइंटर्स लिखेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट हमको पता चल गया, ऑल वेज अट्रैक्टिव। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ही मिल गया अपन को, ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है। फिर ये लॉन्ग रेंज की फोर्स होती है। लॉन्ग रेंज की फोर्स बोले तो कि मानो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तुम्हारा ए, यहाँ पर अर्थ के सरफेस पर, और बी ऑब्जेक्ट रखा है इन्फिनिटी पर, तो भी इनकी फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब क्या होता है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब यहां से समझते हैं। मानो कोई ए पॉइंट है और यहाँ पर कोई बी पॉइंट है। इस ए पॉइंट से मुझको बी पॉइंट तक जाना है, तो एक रास्ता तो ये हो गया शॉर्टेस्ट पाथ जिसको बोलते हैं, एक ये हो गया, और न जाने कितने ही रास्ते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती है उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस भी रास्ते से उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाओ। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये वैलिड होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे स्पेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, वैलिड फॉर पॉइंट, या तो तुम्हारा पॉइंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, या फिर क्या होना चाहिए, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। किसी भी एब्सर्ड शेप के ऑब्जेक्ट के लिए ये वैलिड नहीं है। आइदर तो तुम्हारा पॉइंट हो या फिर तुम्हारा स्फेरिकल बॉडी हो। ठीक है, फॉर्मूले से शुरुआत करते हैं। फॉर्मूला होता है इसका F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो g होता है इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 11 kg इनवर्स मीटर का क्यूब सेकेंड पावर माइनस 2, या फिर 6.67 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे भैया, ये यूनिट कैसे आई? ग्रेविटेशनल है, इसको इधर ले जाएंगे। फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये इधर जाएगा मीटर स्क्वायर, और मास केजी पर में आ जाएगा केजी का स्क्वायर। ऐसे वैल्यू आई है। अगर अपन को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक वेक्टर का छोटा सा आइडिया होना चाहिए। वो आइडिया है कि वेक्टर फॉर्म जो होती है वो तुम्हारा डायरेक्शनल और मैग्नीट्यूड का इस तरह से प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से मैं आर कैप का लिख सकती हूँ। चलो, तो आर कैप को अपन लिख सकते हैं आर वेक्टर फॉर्म में अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो इसको अपन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो ध्यान से देखो, एफ वेक्टर मैंने लिख दिया जी m1 m2 अपॉन आर का स्क्वायर। आर कैप लगा दो, आर का स्क्वायर है भैया, आर कैप लगा दो। सिंपल भैया, डायरेक्शन दे दिया ना तुमने तो वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये उसका डायरेक्शन हो गया, ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म हो गया। और कैसी वेक्टर फॉर्म चाहिए? हो गया, बस इतना ही है। तुम्हें बस कैप जोड़ना है इस पूरी डेफिनेशन के अंदर। यहाँ पे एक डंडा लगा देना एरो, और सिंप्लीफाई करते क्योंकि बुक्स में हमको ये फॉर्म नहीं देखने के लिए मिलती है। तो जी m1 m2 ये तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, तो आर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमेशा से ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा रहता था। यहाँ पे जो आर कैप है इसको अपन इससे चेंज कर देते हैं, आर वेक्टर अपॉन में आर का मैग्नीट्यूड। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो जी m1 m2 अपॉन, ये तो देखो आर के मैग्नीट्यूड का क्यूब हो गया और ऊपर आर वेक्टर हो गया। बुक्स में अपन को ये फॉर्म देखने के लिए मिलती है। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि अपन का नया फॉर्मूला बना है एफ वेक्टर
इज इक्वल्स टू g(m1 m2) अपॉन में r का क्यूब और ये वेक्टर। तो f के ऊपर एरो r और यहाँ पर मैग्नीट्यूड का क्यूब, ये होती है अपन की वेक्टर फॉर्म। ठीक है, फॉर्मूला है g(m1 m2) अपॉन में r का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से g की वैल्यू अपन में निकालूं अगर, तो f r का स्क्वायर अपॉन m1 m2। f का डायमेंशन क्या होता है ये तो याद होना चाहिए। देखो 2-3 चीजें हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना ही चाहिए। f फोर्स का होता है mL(T-2), एनर्जी जिस भी फॉर्म की एनर्जी हो, हीट हो, वर्क डन हो, उसका होता है mL(T-2). तो फोर्स की हो गई mL(T-2), रेडियस है तो L का स्क्वायर और अपॉन मास है तो m का स्क्वायर। यहाँ से m की पावर -1 बचेगी, ऊपर जाएगा ये 2, 1 - 2 माइनस का 1, L का क्यूब हो जाएगा इन t की पावर -2। ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब बढ़ते हैं किसकी तरफ, न्यूट्रल पॉइंट की तरफ। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या क्या देखो रिवाइज कर लिया। हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कि लॉन्ग रेंज होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होती है, फॉलो करती है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, सेंट्रल होती है, मीडियम इंडिपेंडेंट होती है, मीडिएटेड बाय ग्रेविटॉन होती है। फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन देखा जिसमें हमने ये वाला फॉर्मूला देखा, F इज इक्वल्स टू g(m1 m2) अपॉन में r का स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखा हमने जिसमें। अब एक टॉपिक है उसकी बात कर लेते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? ये होता है दो बॉडी है मानो A और B, उनके बीच में कहाँ पर वो न्यूट्रल पॉइंट आएगा जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगी, ये होता है न्यूट्रल पॉइंट। इसमें हम एक देखो मास इसका मान लो m है, इसका m के n टाइम्स है। ठीक है, जरूरी नहीं है हमेशा यही फॉर्म मिलेगी तुमको, उसको मल्टीपल में मिले, इसलिए हम रॉ फॉर्मूले से भी चलेंगे। तो सबसे पहले रॉ फॉर्मूले से ही अप्लाई करके उस फॉर्मूले को निकालेंगे जो इन फॉर्म्स में लग जाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधा फॉर्मूला है, छोटे वाले मास से x डिस्टेंस दूर, और ये x की वैल्यू कितनी होती है, जो इनके बीच में टोटल डिस्टेंस है, मानो इनके बीच में टोटल डिस्टेंस है तुम्हारा d, तो d अपॉन n, माइनस का या प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर n क्या है, ये मास n गुना है, इन n इज रेशियो ऑफ मास। सबसे पहले n इज रेशियो ऑफ मास में सबसे पहले बड़ा वाला मास देन छोटा वाला मास, ये है उनकी रेशियो। तो ये फॉर्मूला हो गया। तो अपन रॉ फॉर्मूले से भी चलते हैं। देखो ये A है, ये B है, ये मानो इनके बीच में डिस्टेंस है d, सेंटर टू सेंटर लेंगे, पता है ना, d डिस्टेंस है। इसका मास मान लेते हैं हम m1, इसका मास मान लेते हैं m2। मानो कहीं यहाँ पर तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है 0, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है तुम्हारा 0, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा वो ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगा रहा होगा उसके बराबर होगा। हाँ बिल्कुल, तो लगा देते हैं भैया, यहाँ से डिस्टेंस x मान लेते हैं, तो ये d माइनस x हो जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पर यहाँ तक की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी बताओ, या फिर एक और काम कर लेते हैं ना, यहाँ पर हम एक पॉइंट मास रख लेते हैं, पॉइंट मास की वैल्यू रख लेते हैं, लेट्स से बड़ा M, ठीक है, कैपिटल M। तो यहाँ इन दोनों के बीच में कितनी लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इन दोनों के बीच में लगेगी, ये इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, वो कट जाएगी आपस में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच वाली फोर्स आ गई g(m1 m) अपॉन x का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस x है, इज इक्वल्स टू इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स लग रही है g, इसकी वैल्यू m2 और ये m अपॉन में d माइनस x का होल स्क्वायर। यहाँ से g m से m गया काम से, उसके बाद इसको यहाँ पर लेके आएंगे d माइनस एक्स अपॉन एक्स, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, x का होल स्क्वायर बराबर में m2 अपॉन में m1। ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं भैया ये स्मॉलर मास है। कैसा मास है ये, स्मॉलर मास है, और ये तुम्हारा थोड़ा सा इससे भारी है। ठीक है, तो इसको d माइनस एक्स अपॉन एक्स में रूट m2 अपॉन में m1,
ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा, सिंपल। अब हमको क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में ही गिवन है हमको, मानो कि जो m2 है ना वो n टाइम्स है m1 के, तो इसमें लगा देंगे। देखो ये है ना, इसी के लिए तो हम रॉ फॉर्मूला ये बनाया था अपन ने। तो m2 क्या है, n टाइम्स ऑफ m1 अपॉन m1 का रूट, m1 से m1 कटेगा, रूट n बचेगा सिर्फ। तो d माइनस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, रूट n। थोड़ा और आगे चलते हैं, d माइनस एक्स बराबर, ये यहाँ पर जाएगा रूट n और x, ये इधर प्लस में चला जाएगा, d माइनस एक्स, सॉरी ये इधर प्लस में चला जाएगा, तो रूट n x प्लस में जाएगा प्लस x, यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, रूट n प्लस 1 बचेगा, यहाँ d रहेगा। इस x को, इस पूरी टर्म को इधर ले आओ, तो d अपॉन में, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। इस पूरी, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में। देखो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होता है कि नेट फोर्स ऑन वन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट पर, मानो ये ऑब्जेक्ट हमने वो लेट कर लिया, लेट कर लेते हैं अभी से, इज अ वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। इस पर जितने भी फोर्सेस लग रही हैं उन सबका वेक्टर सम, उन सबका वेक्टर सम ड्यू टू अदर मासेस, इन मासेस की वजह से इस पर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका वेक्टर सम, उसी को हम बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। मानो ये ऑब्जेक्ट, अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये पूरा फिजिक्स मेड इजी है, फिजिक्स का MR सर का, ठीक है। तो उसके नोट्स अगर वो बुक किसी के पास हो तो वो फॉलो कर सकता है। ये मास m है, मानो ये इधर F फोर्स लगा रहा है, ये भी तो सेम ही मास है और सेम ही डिस्टेंस पर है, तो ये भी F लगाएगा, तो इनका वेक्टर सम कहीं इधर आएगा, F नेट। अब देखो अपन ने वेक्टर में इतना तो पढ़ ही रखा है, ड्रॉपर है, ये 60 डिग्री एंगल है कि जब दो फोर्सेस इक्वल होती हैं, कहाँ पे बताऊँ, यहाँ बता देती हूँ। जब दो फोर्सेस इक्वल होती है, मानो F और F, और इनके बीच में एंगल होता है, तो ये जो F नेट होती है ना, इसका क्या फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा है क्या, हाँ, F नेट होता है, ये होता है तुम्हारा 2 इक्वल वेक्टर सम का फॉर्मूला 2F cos थीटा बाय 2, ये होता है। तो कर लो भैया, तो हम यहाँ से क्या कर देंगे, 2F की वैल्यू F cos 60 डिग्री बाय 2, यहाँ से 2F cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है रूट 3 बाय 2, तो 2F रूट 3 बाय 2, 2 से 2 कटेगा, रूट 3F आंसर आ जाएगा। अगर फिर भी ये फॉर्मूला किसी को नहीं जमा तो एक बार अपने रॉ मेथड से भी चल ले रहे हैं, ठीक है। रॉ मेथड क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स F है, इन दोनों के बीच में फोर्स F है, मानो ये वेक्टर है F और ये वेक्टर है F, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो F नेट की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, रूट के अंदर F1 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, F1 F2 का स्क्वायर, अभी दो इक्वल है यहाँ पर, 2F1 F2 cos थीटा क्या है यहाँ पर 60 डिग्री, ये अपन का रॉ मेथड हो गया, ठीक है। ये मेथड नंबर 2 है, तो रूट के अंदर ये 2F स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2F स्क्वायर cos 60 डिग्री, थोड़ा ऊपर करूँ, यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2F के स्क्वायर को, अंदर बचेगा 1 प्लस cos 60 डिग्री, और ये पूरा रूट के अंदर है अभी भी, यहाँ से 2 रूट बाहर आ जाएगा, F बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस cos 60 डिग्री, और वो भी रूट के अंदर, इसका रूट खुल गया है सर, बाकी सब रूट में ही है। यहाँ पे रूट 2F और 1 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भैया, यहाँ पे निकाल लो, 1 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा 3/2, और ये भी किसके अंदर, रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 3/2, ठीक है। अब किसी को डिवीजन या इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, एडिशन वगैरह में, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो रूट 3F आंसर आ जाएगा। देखो भैया सेम ही आया है, रॉ मेथड से चलो चाहे किसी से चलो। फिर इसकी बात कर लेते हैं अपन स्क्वायर के वाले क्वेश्चन की। इसमें भी देखो, एक इस पर F फोर्स ये लगाएगा, A डिस्टेंस है, इस पर इधर F फोर्स यहाँ से इधर लगेगी, ये भी A डिस्टेंस है, तो ये दोनों फोर्स सेम होंगी, सेम डिस्टेंस सेम मासेस के बीच में लग रहा है। लेकिन यहाँ एक ये भी लगाएगा फोर्स जो कि थोड़ी बदल जाएगी, इसको मैं F डैश बोल दूँ क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है, डिस्टेंस है A√2, है ना। अरे भाई स्क्वायर में डायगोनल अगर ये साइड्स A होती है, पाइथागोरस से निकाल लो तो ये √2A होता है ना,
है ना। ठीक है भाई, तो ये √2a हो गया। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस √2 है, इसको एफ डैश बोल देते हैं। तो एफ नेट हमारा, ये जो एफ आएगी मतलब इधर एफ है, सॉरी गलत बन गया, हाँ एक इधर एफ है और एक इधर एफ है, तो इसका एफ नेट है इधर। एक तो ये वाली फोर्स है, एक तो ये एफ नेट, इसको बड़ा एफ ले लेते हैं ना, कुछ क्या बोलूँ इसको, चलो इसको एफ डैश बोल देती हूँ। एक ये एफ डैश, इसको डबल डैश बोल देते हैं। भाई कंफ्यूज मत होना, एक ये एफ एक ये एफ, इसका रिजल्टेंट देखो, इनका रिजल्टेंट एक तो ये इसको मैं एफ डैश बोल दे रही हूँ, और एक ये एफ डबल डैश, इन दोनों मैसेज के बीच में। तो ये तो कितनी हो जाएगी देखो, दोबारा से समझा दूँ, उधर कुचड़ मुचड़ हो गई है। रूट एफ, ये सॉरी एफ है, ये एफ है, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा √2f। सही। तो मानो ये एफ फोर्स इधर लग रही है, एफ इधर लग रही है, होगी √2f। ठीक है, तो इस स्क्वायर में ये जो हमारा एफ डैश है √2f आ गया, और ये अपन निकाल लेंगे अब एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ। ये एफ, यहाँ पर ये एफ की वैल्यू कितनी थी, एक एफ की, इन दोनों के बीच में जो लग रहा है जी एम एम यानी एम का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर, और ये हमारी √2f आई है। तो ये एक इस एफ की वैल्यू हो गई। अब एफ डबल डैश की वैल्यू निकाल देते हैं, जी इन दोनों के बीच में एम मास है एम स्क्वायर, और √2a का होल स्क्वायर यानी कि 2a²। समझा बात। तो हमारा एफ डबल डैश आ चुका है ये, और हमारा एफ डैश कितना आ चुका है √2f, √2 और एफ की वैल्यू ये रही, दिख नहीं रहा क्या, चलो ये स्क्वायर है भाई एम के ऊपर, ये रहा, कैसे दिखाऊं, ये रहा एम का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से एफ नेट निकाल देते हैं। देखो कॉम्प्लिकेट ना करो, सिंपल ही समझो। एफ डैश प्लस एफ डबल डैश जी एम स्क्वायर अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस √2 जी एम स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर। यहाँ से जी एम स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, अंदर यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 प्लस √2 अपॉन में 1। बस क्या है, अब ऐड कर देना है, यहाँ एलसीएम ले लो, 1 + 2 √2 आ गया। बस इतना ही है, और क्या है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी सुपरपोजिशन थ्योरम फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन के बारे में। उसको वो क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएगा, तुमको डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन होता है क्लास 11th के अंदर। ठीक है, तो इतना डीप में नहीं जाकर शॉर्ट में ही बताते हैं। मानो एक रॉड है मेरे पास, m मास की है, l लेंथ है, और यहाँ पर एक मास रखा है स्मॉल है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, इसकी लेंथ हो गई l। तो इस पे इन दोनों के बीच में जो मेरा नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ड्यू टू रॉड पार्टिकल, इसके ऊपर, या ये बोल दो इन दोनों के बीच में जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो कितनी होगी। तो क्वेश्चन आता है, तो हमको कुछ नहीं करना, क्लास 11th में जब इंटीग्रेशन वगैरह होता है तो यहाँ पर हम एक छोटा सा dm मास लेते हैं dx लेंथ का, और फिर इनके इसको मान लेते हैं x। ठीक है, फिर दिख रहा है क्या, हाँ, फिर इसमें इंटीग्रेशन वगैरह का स्टार्ट करते हैं। कैसे इंटीग्रेशन करते हैं कि छोटा सा df फोर्स लेंगे, तो जी m1 है ना, और छोटा सा मास m और छोटा सा मास dm अपॉन r का स्क्वायर, इनके बीच में x का स्क्वायर। फिर इधर इंटीग्रेशन करो, g कांस्टेंट है बाहर निकालो, m कांस्टेंट है बाहर निकालो, dm अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक करना है हमको, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो d से लेके d + l, यहाँ एंड तक जाना है, d + l तक इंटीग्रेशन करना है x का। और फिर एक होता है कि अगर dm मास की लेंथ dx है और m मास की लेंथ l है, यहाँ से हमको dm की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी dm की वैल्यू, m/l dx। ठीक है, तो ये वैल्यूज मिल गई। ये हो गया क्लास 11th का थोड़ा इंटीग्रेशन, लेकिन अपन को इतने डीप में नहीं जाना है, अपन को सिंपल एक छोटा मोटा क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर 1 लाइनर कर देना है। तो इसमें एफ नेट की वैल्यू सिंपल ही होती है जी m अपॉन d + l। ये फॉर्मूला याद कर लेना है बस। ठीक है, बहुत सिंपल फॉर्मूला भी है ये। कैसे सिंपल फॉर्मूला, देखो ऊपर तो सेम चीज़ है, जी m1 m2, नीचे r स्क्वायर होता था ना, r स्क्वायर, उसको ही अपन ने तोड़ दिया है। r स्क्वायर को कैसे तोड़ दिया है कि पहले ये इतना यहाँ तक का ले लिया, फिर ये पूरा यहाँ, पहले इतना ले लिया इससे यहाँ तक का, फिर ये पूरा ले लिया इतना यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ फिर ये रॉड कवर हो गई देखो इतने से डिस्टेंस में, तो d × d + l, बस ये याद कर लेना है। तो ये अपन का इसके ऊपर हो गया। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में।
ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है इसको आई से डिनोट करते हैं अपन, ये वेक्टर फॉर्म में होता है भी आई। ये होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, वहाँ पे रखे हुए मास के। ये अगर बताऊँ तो ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड है, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पर। कैसे? जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था ना, फोर्स, ये जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है। जैसे वहाँ पर होता था ना फोर्स बटे वहाँ पे जो चार्ज है क्यू, बस इसी तरह से फोर्स बटे यहाँ पे मास हो गया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। यूनिट हो गई इसकी न्यूटन पर केजी हो गई यूनिट इसकी। फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मान लो m1 मास के बारे में बात कर रहे हैं तो m से m कट गया, I की वैल्यू आ गई Gm अपॉन आर का स्क्वायर। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सिंपल। डायरेक्शन कैसा होगा इसका? पैरेलल टू फोर्स, इधर फोर्स उधर वो। एक बार देख लेते हैं कैसे बात कर रहे हैं हम। मानो ये कोई m मास है, इसकी वजह से यहाँ पर, ध्यान से देख लो, इसकी वजह से यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी होगी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर एक पॉइंट मास मान लेना है, फिर उस इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रही है डिवाइडेड बाय यही पॉइंट मास कर देना है अपन को। तो इंटेंसिटी इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स Gm m, इनके बीच में डिस्टेंस r मान लेते हैं, r का स्क्वायर और अपॉन में m से m कट जाएगा, Gm अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट मास ना भी मानते, और इसका देखो ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर लग रही होगी तो I की वैल्यू भी अंदर की साइड है। अट्रैक्टिव है ऑलवेज इन नेचर। ठीक है, एक क्वेश्चन प्रॉपरली हमेशा आएगा कि मानो ये मास m दे रखा है तुमको, ये मास 4m है, इसके 4 गुना है, इनके बीच में ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी 0 हो जाए। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के 0 का मतलब क्या है कि जितनी फोर्स, भैया इधर पॉइंट मास मान लो तुम, A B C D Z कुछ भी मान लो पॉइंट मास, जो इधर फोर्स लगेगी वो इस पर फोर्स लगेगी, इसको काट देंगे भैया वो। तो इसका तो अपन अभी फॉर्मूला पढ़ के आए हैं ना, x अपॉन में ये मानो x छोटे मास से डिस्टेंस है, x इनके बीच में डिस्टेंस होता है, जो भी होता है वो गिवन होता है क्वेश्चन में। तो x और इनके बीच का जो डिस्टेंस है d अपॉन में √n प्लस का 1, ये तो अभी सीख के आए हैं। तो d डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, मान लो जो भी है d है, 4 गुना है ये, 4 + 1, तो d अपॉन में 4 का 2 और ये हो जाएगा 3। आ गया बस। अब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की वजह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी देखेंगे। तो प्रॉपर ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अपन का फिनिश।